नमस्कार दोस्तों, इनसाइड एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आज पुनः आपका स्वागत। और मैं जेडी सियाक आपके सामने आज कल वाले जो अपना सेशन था, वीडियो था, उसमें अपने बात करी थी राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित सिलेबस की परिचर्चा। और उस सिलेबस की परिचर्चा में अपन ने विस्तृत परिचर्चा की कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और सिलेबस के मुख्य बिंदु कौन से। आज हम जो अपन ने कल सिलेबस डिस्कस किया था, उस सिलेबस डिस्कस के जो मुख्य बिंदु थे और जो मुख्य बिंदु थे उसमें जो पहला टॉपिक जिसमें लिखा था राजस्थान की स्थापत्य कला, दुर्ग, किले, राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो है राजस्थान में स्थापत्य कला, प्रमुख दुर्ग व किले, जो कि कला संस्कृति का स्तंभ कहूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहां से इससे संबंधित जितने एमसीक्यू प्रश्न बनेंगे और एमसीक्यू प्रश्न के अलावा मैं कोशिश करूंगा कि दुर्ग से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जितने प्रश्न बनेंगे उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाना चाहिए। और हर संभव प्रयास के तहत अपन दुर्ग और किले से संबंधित प्रश्न है वो श्योरली इसको पूरा करेंगे। अगर राजस्थान के दुर्ग और किले से संबंधित प्रश्नों में अगर आगे बढ़े तो सबसे पहला अपने सामने प्रश्न है कि निम्न में से किस एक दुर्ग को विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं किया गया। हमेशा ध्यान रखें, जो नहीं किया गया, प्रश्न में पूछा है कि किस एक दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया। अपन कई बार समस्या ये रहती है कि नहीं वाला पढ़ते नहीं है, वास्तव में लिखा क्या, इसमें लिखा है कौन से दुर्ग को शामिल नहीं किया गया। और उसमें देखें गागरों, जो कि गागरों दुर्ग है वो झालावाड़ में अवस्थित है। दूसरा आमेर, आमेर का जो दुर्ग है वो जयपुर में अवस्थित है। नंबर 3 जैसलमेर, जो कि जैसलमेर जिले में है। और नंबर 4 मांडलगढ़, और ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा जिले में। चार दुर्ग आपके सामने दे रखे हैं। इसमें से आपको उस दुर्ग का चयन करना है जिस दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया। ध्यान से देखें और इसमें से एक उत्तर अपने को है वो सिलेक्ट करना है। अब देखें, अब अपन बात करें कि कौन सा दुर्ग है वो विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। अब इस बात को अगर आगे करें तो अपन थोड़ी सी इसके बारे में व्याख्या करें कि कौन कौन से ऐसे दुर्ग है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और जब शामिल दुर्गों का जब जिक्र होगा तो उसके बाद अपने आप अपने सामने उत्तर निकल करके आएगा कि इनमें से ये जो दुर्ग है वो विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया। मैं बात करूं तो जून 2013 में राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अब वो 6 दुर्ग कौन कौन से, वो आपको रटने नहीं है, वो मैं आपको एक ऐसे तरीके से याद करा रहा हूं जिसके माध्यम से आने वाले समय में जब भी ऐसा प्रश्न आएगा और कौन से किले को शामिल किया गया, कौन से को नहीं किया गया, अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो आप सीधे सोल्व कर पाओगे। इसको याद करने के लिए आप एक सूत्र याद रखें, चीकू, गाजर और आम। ये जो 3 नाम मैंने लिखे हैं, इससे आप ये तय कर पाओगे कि कौन कौन से दुर्ग है जिन्हें जून 2013 में, ये विश्व धरोहर सूची की बात करूं तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल किया गया। उसमें देखो ची शब्द लिखा है पहला, और ची का मतलब होता है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ का किला। नंबर 2 पे है कू, और कू का मतलब कुंभलगढ़। नंबर 3 पे गा, गा से गागरों। नंबर 4 जय, जय से जैसलमेर। नंबर 5 रे, रे से रणथंभौर।
और नंबर 6 आम से आमेर। अब आपने ये जाना कि राजस्थान के 6 ऐसे किले हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर, इन 6 दुर्गों को शामिल किया गया। अब प्रश्न पे आओ। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा दुर्ग है वो इस श्रेणी में शामिल नहीं किया गया। तो अब देखें आप, गागरोन झालावाड़ अपन ने जाना है, नंबर 2 आमेर वो भी है, नंबर 3 जैसलमेर वो भी है, लेकिन ये जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा का ये जो दुर्ग है ये विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। इसका मतलब अपना यहाँ जो उत्तर बनेगा, यहाँ अपना जो उत्तर बनने वाला है वो अपन बात करें तो वो जो अपना यहाँ कंफर्म जो अपना जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, मांडलगढ़। तो इसका अपना राइट जो आंसर है वो है मांडलगढ़। जरा समझे इसको कि ये अपना कंफर्म उत्तर रहा। इसका मतलब ये जो 3 ऊपर के ऑप्शन है, गागरोन, आमेर और जैसलमेर, ये किले विश्व धरोहर सूची में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? राजस्थान का महत्वपूर्ण दुर्ग, और अगर मैं कहूं सभी दुर्गों में प्रमुख जो दुर्ग है वो है चित्तौड़ का किला। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसके बारे में एक उक्ति भी प्रसिद्ध है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। इसका मतलब इस चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, राणा कुंभा, चित्रांग मौर्य, हमीर देव और नागभट्ट प्रथम। अब देखें जरा, चित्तौड़गढ़ किले का जो निर्माण करवाया वो चित्रांग मौर्य। कई बार चित्रांग मौर्य की जगह चित्रांगद मौर्य भी आता है, तो भी अपना उत्तर ये रहेगा, यानी चित्रांग मौर्य या चित्रांगद मौर्य चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता। इसके अलावा समझे जरा राणा कुंभा। जब राणा कुंभा का जिक्र आया, जिन्हें राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, जिन्होंने राजस्थान का एक प्रसिद्ध दुर्ग उसका नाम था कुंभलगढ़। तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माता या कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराने वाला था महाराणा कुंभा। एक ऑप्शन है हमीर देव चौहान। आप लोग जानते हैं कि हमीर देव चौहान रणथंभौर के प्रसिद्ध शासक रहे हैं, जिन्होंने रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया। और नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम जो कि प्रतिहार शासक था, जिन्होंने जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया। जालोर जो दुर्ग है उसका निर्माता नागभट्ट प्रथम, प्रतिहार शासक। अब देखो, प्रश्न तो था चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, लेकिन अपन ने जो 4 ऑप्शन दे रखे थे उसके माध्यम से अपन ने एक प्रश्न की जगह 4 प्रश्नों के उत्तर समझे कि महाराणा कुंभा थे जिन्होंने किस दुर्ग का निर्माण करवाया, और हमीर देव थे जिन्होंने किस दुर्ग का निर्माण करवाया, और नागभट्ट प्रथम थे जिन्होंने किसका निर्माण करवाया। यहाँ जो अपना उत्तर है वो है चित्रांग मौर्य, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़े जरा, और अगला प्रश्न है कि किस दुर्ग के 2.5 साके प्रसिद्ध है? समझे जरा, 2.5 साके। पहले अपन जिक्र करें कि साका क्या है। साका शब्द है, इसका अर्थ क्या है और साका किसको कहा जाता है? तो पहले इसके बारे में समझे कि साका क्या होता है। साके को समझे, उसके लिए 2 प्रक्रियाएं होती है। उसमें एक होता है केसरिया और एक होता है जोहर। और जब केसरिया और जोहर दोनों जब प्रक्रिया हो जाती है तो इसका जो मिला जुला रूप होता है उसको साका कहा जाता है। तो किस दुर्ग के 2.5 साके प्रसिद्ध है? इसका मतलब अगर साका हुआ है, इसका मतलब केसरिया और जोहर दोनों प्रोसेस हुई है। अब समझे जरा केसरिया क्या है। अपन ने पढ़ा है कि राजस्थान के अंदर ऐसे दुर्ग है जिन पर विदेशी आक्रांतों द्वारा आक्रमण किए गए,
और आक्रमण किए गए, उस समय अपन पढ़ते हैं कि उस दुर्ग का वो शाखा प्रसिद्ध है। इसका मतलब वहां के जो शासक थे उन्होंने देखा, एक बार तो युद्ध करने की कोशिश की, लेकिन जब सभी आशाएं समाप्त हो गई तो उसके बाद उस शासक या उस राज्य ने यह तय कर लिया कि अब करो या मरो की स्थिति है और अपन केसरिया पगड़ी धारण करके युद्ध करना है, और अगर जितने विद्रोही सैनिकों को मारे और जितना उनका नुकसान करे वो ठीक है, क्योंकि युद्ध में जीत की आशा जब समाप्त हो जाती है तब ये स्थिति आती है। और वो केसरिया धारण करके युद्ध स्थल पे जाते हैं और पीछे जो राजमहल है उस राजमहल में ये सूचना दे दी जाती है कि भाई शत्रु का आक्रमण हो गया है और हम है वो युद्ध लड़ रहे हैं। और पीछे जब वो केसरिया धारण करके युद्ध करने लग जाते हैं तो पीछे राजमहल में जो रानियां होती है वो जोहर का अनुष्ठान करती है। और जोहर का अनुष्ठान करने का मतलब ये है कि अपन भारत के इतिहास की जब बात करें तो प्राचीन काल था, उसमें महिलाओं का बहुत सम्मान था, लेकिन मध्यकाल की मैं बात करूं तो मध्यकाल आते आते जब मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण हुए तो उस समय महिलाओं के साथ अत्याचार होने लगे और उन अत्याचार से पीड़ित होकर महिलाएं जोहर का अनुष्ठान करती थी, क्योंकि राजा की मृत्यु के बाद उनका जो मान सम्मान है वो शासक नहीं करेंगे। इसका मतलब वो जोहर का अनुष्ठान करती। तो केसरिया और जोहर जब दोनों हो जाता तो ये शाखा कहा जाता। अब राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसका 2.5 शाखा प्रसिद्ध है? 2.5 शाखा का मतलब 2 शाखे तो पूरे हैं, 2 शाखे तो पूरे हुए, लेकिन एक शाखा आधा हुआ है। अब वो आधा हुआ, इसका मतलब या तो केसरिया नहीं हुआ या जोहर नहीं हुआ। 2 बातें, या तो केसरिया हुआ नहीं होगा या जोहर नहीं हुआ, लेकिन या केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ, और इस कारण ये जो शाखा था वो आधा शाखा कहलाया। तो ये जो 2.5 शाखे प्रसिद्ध है वो राजस्थान की जैसलमेर जिले की, जैसलमेर का जो दुर्ग है, और उस दुर्ग को कहा जाता है सोनारगढ़। जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ का किला भी कहा जाता है, और इस दुर्ग का 2.5 शाखा प्रसिद्ध है। आगे बढ़े और आगे प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है? राजस्थान का कौन सा दुर्ग है उसको जमीन का जेवर कहा जाता है? जमीन का जेवर क्यों कहा जाता है? इसका कारण यह है कि यह दुर्ग समतल भूमि पर बना हुआ है। जमीन का जेवर का मतलब ये जो दुर्ग है वो समतल भूमि पर बना हुआ है, और समतल भूमि पर होने के कारण इस दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है। वो कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ का किला, और तारागढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग और कुचामन का दुर्ग। इसमें से ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको जमीन का जेवर कहा जाता है? अपना जो यहाँ राइट आंसर है वो जूनागढ़ दुर्ग है, और ये जूनागढ़ दुर्ग जो कि बीकानेर में अवस्थित है, और ये समतल भूमि पर बना हुआ है। रायसिंह के काल में इसका निर्माण हुआ, और इस दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है। उसका कारण ये है कि ये सपाट भूमि पर या समतल भूमि पर बना हुआ है, इस कारण इसको है वो जमीन का जेवर कहा जाता है। तो अपना राइट आंसर है जूनागढ़ दुर्ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अपना अगला प्रश्न है कि गागरोन का दुर्ग किस श्रेणी का है? गागरोन दुर्ग जो कि राजस्थान के झालावाड़ जिले में अवस्थित है, ये दुर्ग किस दुर्ग की श्रेणी का है? अब यहाँ जो दुर्गों की जो श्रेणी है उसको अपन क्लियर करेंगे कि कौन सा दुर्ग किस श्रेणी में आता है, और राजस्थान के जितने दुर्ग है वो किस किस श्रेणी के हैं। अब इसमें गागरोन का जो दुर्ग है वो क्या पारिक दुर्ग की श्रेणी का है, या पारिद दुर्ग की श्रेणी का है, या जल दुर्ग है, या धानवन दुर्ग है। और इस जल दुर्ग को ओदक दुर्ग भी कहा जाता है। जल दुर्ग को ओदक दुर्ग कहा जाता है। कई बार प्रश्न जल दुर्ग का भी आ सकता है, कई बार ओदक दुर्ग भी पूछा जा सकता है। तो उसमें अपने को ये है, अपने को कंफ्यूजन नहीं रखना है कि भाई अगर जल दुर्ग आए तो भी करना है, ओदक दुर्ग आए तो भी करना है। लेकिन अब ये श्रेणियां कौन कौन सी है? कल मैंने जिक्र किया था कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणी का उल्लेख मिलता है, और 9 श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो 9 श्रेणियों में से राजस्थान के जो अधिकतर किले या जो दुर्ग है वो है गिरी श्रेणी के।
गिरि दुर्ग की श्रेणी के राजस्थान के अधिकतर दुर्ग, जिसके बारे में आगे जो प्रश्न आएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से दुर्ग है वो गिरि दुर्ग की श्रेणी के। लेकिन इसके अलावा और ऑप्शन, एक ऑप्शन है पारीख, एक ऑप्शन है पारिद है। इसमें अंतर समझे जरा कि पारिद और पारीख में क्या अंतर होता है। तो दो नाम लिख रहा हूं मैं आपके सामने, एक नाम है पारीख और एक नाम है पारिद है। इन दोनों में अंतर जानने के लिए यहां ज्यादा और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ये शब्द निकालने, इसका लास्ट शब्द पारीख है और इसका लास्ट शब्द द है। पारीख है से आपको ये निकालना है कि ऐसा दुर्ग है जिसके चारों ओर खाई हो। ख से यह शब्द निकला खाई, इसका मतलब राजस्थान के ऐसे दुर्ग है जिसके चारों ओर खाई हो, तो वो दुर्ग होंगे पारीख। और राजस्थान के दो महत्वपूर्ण दुर्ग, एक भरतपुर का दुर्ग है उसका नाम है लोहागढ़ और एक बीकानेर का है जूनागढ़। ये दो दुर्ग ऐसे हैं जो कि राजस्थान में पारीख दुर्ग की श्रेणी के। अगला है पारिधै दुर्ग। पारिधै दुर्ग कौन सा होता है कि ऐसे दुर्ग जिसका विशाल परकोटा हो, जिसके चारों ओर विशाल परकोटा हो। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पारिद दुर्ग को कौन से दुर्गों की श्रेणी में रखा जाता है जिसका विशाल परकोटा हो। राजस्थान के दो दुर्ग जो कि आवासीय किले हैं, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़, जिसका जो परकोटा है वो विशाल है। आगे अपन पढ़ेंगे जैसलमेर दुर्ग का जो परकोटा है उसको कमरकोट कहा जाता है। प्रश्न आएगा कि कमरकोट किसे कहा जाता है, तो जैसलमेर दुर्ग का जो परकोटा है उसको कमरकोट कहा जाता है। लेकिन यहाँ विशाल परकोटा दो जगह की बात करें तो एक तो जो किला है वो है चित्तौड़ का, और दूसरी बात करूं तो दूसरा है जैसलमेर का किला। इन दो किलों का जो परकोटा है वो विशाल है। तो ये है पारिद दुर्ग की श्रेणी की। इसके अलावा गिरि दुर्ग का जिक्र किया, पारिद का जिक्र किया, पारिद का जिक्र किया। और श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो एक है जल दुर्ग, और अभी अपने कहा कि जल दुर्ग को उदक दुर्ग भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहां से या तो ये प्रश्न आता है कि उदक दुर्ग किसे कहा जाता है या जल दुर्ग किसे कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, कौन सा दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में है और कौन सा नहीं। उसकी बात करूं तो जल दुर्ग या उदक दुर्ग जिसके चारों ओर विशाल जल राशि हो, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर विशाल जल राशि हो, वो दुर्ग जल दुर्ग या उदक दुर्ग कहलाता है। लेकिन विशाल जल राशि होगी इसका मतलब कोई नदी के संगम पे होगा। राजस्थान के 3 दुर्गों का जिक्र करूंगा जो कि जल दुर्ग की श्रेणी के हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वहां से किन नदियों के संगम पे है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, या 3 आपको नाम दे दे और चौथा नाम कोई अलग दे दे तो वो पूछ सकता है कि कौन सा जल दुर्ग की श्रेणी का नहीं है, तो भी प्रश्न बन सकता है। अब देखो जल दुर्ग या उदक दुर्ग की बात करूं तो इसमें राजस्थान का प्रसिद्ध एक दुर्ग है गागरोन का दुर्ग, और ये गागरोन का जो किला है वो झालावाड़ जिले में अब 2 नदियों के संगम पे बना हुआ है। उसमें एक का नदी का नाम है काली सिंध और दूसरी है आपकी आहू। काली सिंध और आहू नदी के संगम पे गागरोन का दुर्ग बना हुआ है। इसके अलावा राजस्थान का एक और प्रसिद्ध दुर्ग वो है भैंसरोडगढ़, और ये जो भैंसरोडगढ़ का जो दुर्ग है वो है चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ के किले को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है, राजस्थान का वेलोर। राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़ किले को कहा जाता है, और ये चंबल और बामनी के संगम पे बना हुआ है। प्रसिद्ध 2 नदियां चंबल और बामनी। चंबल और बामनी के संगम पे जो दुर्ग बना हुआ है वो भैंसरोडगढ़। तो एक गागरोन, एक भैंसरोडगढ़। एक झालावाड़ का दुर्ग है मनोहर थाना। मनोहर थाना भी दुर्ग है, वो दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी का है, और ये दुर्ग परवन और कालीकाड़ नदी के संगम पर है। परवन व कालीखाड़। तो
तीन बड़े महत्वपूर्ण जल दुर्ग जिसकी अपन ने जिक्र किया कि एक तो गागरोन, एक भैंसरोडगढ़। एक जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वहां पर एक राजस्थान का प्रसिद्ध जलप्रपात बना हुआ है, चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी का है, वो है चूलिया जलप्रपात। प्रसिद्ध जलप्रपात चूलिया है वो चित्तौड़ का है, और वो इस यहाँ पर जो भैंसरोडगढ़ में पास में चंबल और बामनी के संगम में वहां पे चूलिया जलप्रपात है वो बना हुआ है। तो इसके बारे में भी ध्यान रखना है कि राजस्थान का जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। तो अपना प्रश्न यहाँ क्या था कि गागरोन का दुर्ग है वो किस श्रेणी का है। तो ये बात अब सिद्ध हो गई यहाँ से कि गागरोन का जो दुर्ग है वो जल दुर्ग या औदित दुर्ग की श्रेणी का है, क्योंकि यहाँ अपन श्रेणी पढ़ी अपन ने पारीख, गिरी और औदित या जल दुर्ग। तो अब कंफर्म हुआ जाकर के कि गागरोन का दुर्ग है वो जल श्रेणी या औदित दुर्ग की श्रेणी का है, वो क्यों है। तो अपना उत्तर है जल दुर्ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न है कि राठौड़ों की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है। मारवाड़ के जो राठौड़ है और मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है। अब मारवाड़ के राठौड़ों की अगर मैं बात करूं तो मारवाड़ के राठौड़ों में दो शासकों का मैं जिक्र करूं, उन शासकों में सबसे प्रमुख अगर शासक की बात करूं तो वो तो है चंद्रसेन। लेकिन चंद्रसेन से पहले अगर बात करूं तो राव मालदेव। जोधपुर के शासक राव मालदेव जिन्होंने 1531 से 1562 तक शासन किया, जबकि राव चंद्रसेन ने 1562 से 1581 तक शासन किया। अब इन दोनों की क्या ऐसी बातें रही जिस कारण राठौड़ों की शरण स्थली कहा गया, और यहां अपना जो उत्तर है वो है शिवाणा का दुर्ग। शिवाणा का जो दुर्ग है वो बालोतरा बाड़मेर। अगर नए जिलों के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अपना उत्तर बालोतरा है। पहले बालोतरा ब्लॉक का हिस्सा था और अब जिला बालोतरा है। अगर बालोतरा ना आए तो अपना उत्तर बाड़मेर हो सकता है, वरना अपने को उत्तर है वो बालोतरा। तो ये जो शिवाणा का किला है ये राठौड़ों की शरण स्थली रहा है, क्योंकि अपन जानते हैं कि राव चंद्रसेन जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी और दर दर की ठोकरें खाने के लिए इनको मजबूर होना पड़ा, फिर भी राव चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन जब अकबर द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया उस समय इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और वहां से जब ये जाते हैं तो उसके बाद शिवाणा दुर्ग के अंदर ये शरण लेते हैं। इस कारण आज हम राठौड़ों की शरण स्थली जिस दुर्ग को कहते हैं वो है शिवाणा का किला। वीर नारायण परमार ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया, और उसके बाद इस शिवाणा दुर्ग की थोड़ी अगर मैं बात करूं तो शिवाणा के किले पे आक्रमण होता है 1308 में, और आक्रमणकारी होता है एक यानी अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी 1308 के अंदर आक्रमण करता है, क्यों करता है। वैसे अगर शिवाणा दुर्ग की मैं बात करूं तो सीधा अलाउद्दीन खिलजी का यहां आक्रमण करने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन यहां आक्रमण करने का कारण यह कि जालोर दुर्ग जाते समय ये दुर्ग रास्ते में पड़ता है। अपन ये भी जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर पर आक्रमण किया, और जालोर पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक था कानड़ देव, और कानड़ देव वहां का शासक था और उस पर इनको आक्रमण करना था, लेकिन बीच में शिवाणा पड़ा और इन्होंने 1308 में शिवाणा पर आक्रमण किया। तो राजस्थान के जो प्रसिद्ध शाखे रहे हैं उसका मैं आगे जिक्र करूंगा कि कौन कौन सा शाखा कब हुआ। तो इसमें 1308 के अंदर शिवाणा के किले पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, और यहाँ वो भी शाखा होता है। तो राठौड़ों की जो शरण स्थली है वो शिवाणा का किला, ये बात आपको ध्यान रखनी। अगर आगे बढ़े और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहां भी ध्यान रखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। या ये नहीं पूछा है कि सुमेलित है, इन चारों में से सुमेलित कौन सा नहीं है। नंबर 1 तिमनगढ़ का किला करौली,
बिल्कुल सही है। नंबर 2 भैंसरोडगढ़, और भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़गढ़ में, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। नंबर 3 लोहागढ़ अजमेर लिखा है, और नंबर 4 अकबर का किला, अकबर का किला अजमेर में है। इसका मतलब इसमें जो सुमेलित नहीं है वो स है। 3 नंबर, क्योंकि लोहागढ़ दुर्ग थोड़े समय पहले अपन ने चर्चा करी कि राजस्थान के 2 दुर्ग जो कि पारीख दुर्ग की श्रेणी की है, जिसके चारों ओर खाई हो, उसमें भरतपुर का लोहागढ़ और बीकानेर का जूनागढ़। इसका मतलब ये जो लोहागढ़ दुर्ग है वो अजमेर में नहीं है, अजमेर में ना होकर के लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में बना हुआ है। तो प्रश्न में यही पूछा था कि कौन सा दुर्ग है वो सुमेलित नहीं है, तो इसका मतलब ये सुमेलित नहीं है। जो लोहागढ़ दुर्ग है वो अजमेर में ना होकर के कहां पे, भरतपुर में। अब अगर लोहागढ़ दुर्ग की बात करें तो लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान का अभेद्य दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि इस दुर्ग को कोई भेद नहीं सका। एक अंग्रेज था लॉर्ड लेक, और उस लॉर्ड लेक ने यहां पर 5 बार आक्रमण किया। 5 बार आक्रमण करने के बाद भी वो इस लोहागढ़ दुर्ग को जीत नहीं सका, और इस लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण 1733 में जाट राजा था सूरजमल, और सूरजमल ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। ये बात थी लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। अगर आगे बात करें, त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ये जो दुर्ग है इसमें त्रिनेत्र गणेश मंदिर की अलावा भी कुछ ऐसी मंदिर बने हुए हैं, उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पे है? नंबर 1 कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है, नंबर 2 चित्तौड़गढ़ का किला, नंबर 3 गागरोन झालावाड़, और नंबर 4 रणथंभौर, और ये सवाई माधोपुर का है। अब पूछा है त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में? इसका जो उत्तर है वो है रणथंभौर, और रणथंभौर सवाई माधोपुर में। यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश मंदिर के अलावा और क्या बना हुआ है? देखो यहाँ पर जोरा घोरा महल भी बना हुआ है, जोरा घोरा महल जो कि रणथंभौर में है। जोरा घोरा महल के अलावा सुपारी महल, सुपारी महल भी रणथंभौर में है। इसके अलावा यहाँ 32 खंभों की छतरी है, और वो है रणथंभौर के प्रसिद्ध शासक हमीर देव की। तो 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की जो छतरी बनी हुई है वो हमीर देव चौहान की या रणथंभौर में बनी हुई। अभी रणथंभौर के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान का प्रथम शाखा जो कि 1301 में होता है वो रणथंभौर में होता है। रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान, और उस पर 1301 में अलाउद्दीन खिलजी वंश का जो शासक था उसने है वो आक्रमण किया, और रंग देवी ने जोहर किया, और यहाँ पर 1301 में है वो शाखा होता है, राजस्थान का प्रथम शाखा। इसके अलावा दूसरे जो स्थान है कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन, इसके बारे में चित्तौड़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग का जिक्र अपन कर चुके हैं जल दुर्ग की श्रेणी का इस समय, और ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका निर्माता महाराणा कुंभा, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता चित्रांग मौर्य। चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके बारे में बात अपन है वो कर चुके। आगे बढ़े और आगे बात करें कि धानवन दुर्ग बीच में खाली जगह है, बीच अवस्थित है। धानवन दुर्ग, दुर्गों की श्रेणी का जो जिक्र किया है उसमें एक और श्रेणी आई है, और उस श्रेणी का नाम है धानव दुर्ग या धानवन दुर्ग। ये क्या होता है और कौन से ऐसे दुर्ग होते हैं जो धानव या धानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं? धानव दुर्ग या धानवन दुर्ग वो होते हैं जो मरुभूमि में बने हुए होते हैं, मरुस्थल में बने हुए होते हैं। सीधे कहें तो मरु या मरुस्थल में। और मरुस्थल दुर्ग की श्रेणी की बात करें तो राजस्थान का एक दुर्ग जो कि एकदम मरुस्थल में बना हुआ है, और वो जो अपना जो
दुर्ग है, धानवंत दुर्ग है, वो जैसलमेर का। लेकिन इन्होंने पूछा है कि वो किस श्रेणी का होगा, तो यहाँ पे लिखा है जंगल, यहाँ पे लिखा है रेगिस्तान, यहाँ पे लिखा है जल, और यहाँ पे लिखा है पहाड़ियां। तो अभी अपन ने जिक्र किया कि वो या तो मरुभूमि में बना हुआ हो, या मरुस्थल में बना हुआ हो, या रेगिस्तान में बना हुआ हो। तो रेगिस्तान में जो दुर्ग बना हुआ है वो दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में होगा। तो अपना यहाँ का जो उत्तर होगा वो रेगिस्तान होगा। राजस्थान का जैसलमेर का किला, जिसको सोनारगढ़ का किला भी कहा जाता है, और जैसलमेर के किले से संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ के 2.5 साके प्रसिद्ध है। राव जैसल ने जैसलमेर के किले का निर्माण करवाया, और जैसलमेर किले के 2.5 साके प्रसिद्ध है। वो प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जिसका जिक्र अपन है वो कर चुके हैं। तो धानवंत दुर्ग की श्रेणी का जो दुर्ग जो रेगिस्तान में अवस्थित हो। अगली बात करें, अगला प्रश्न है कि वह किला जिसकी आजादी और अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले डाले। ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर जो गोले डाले गए वो भी चांदी के डाले गए? इसका मतलब क्या कारण है? उसमें नंबर 1 पे है चूरू का किला, नंबर 2 केसरौली का किला, नंबर 3 लोहागढ़ का किला, और नंबर 4 जूनागढ़ का किला। इसमें जो अपना उत्तर होने वाला है वो चूरू का किला, और चूरू को किला चूरू में अवस्थित है। लेकिन हुआ क्या था समझे जरा। चूरू के शासक हुए शिव सिंह, और शिव सिंह के समय यहां अंग्रेजों का आक्रमण होता है, और अंग्रेजों के आक्रमण के समय यहां युद्ध बड़ा भयानक हुआ, और भयानक युद्ध के अंदर यहां चूरू के अंदर गोले और बारूद समाप्त हो गए। युद्ध लंबा चला और उसमें गोला बारूद समाप्त हो गए। तो जब गोला बारूद समाप्त हो गए तो उसके बाद लोहे के गोला बारूद काम में लिए जाने लगे, लेकिन थोड़े समय में वो भी समाप्त हो गए। तो उसके बाद यहां पर जो गोले और बारूद डाले गए वो चांदी की गोले बारूद। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग चूरू का किला, और वहां का ठाकुर शिव सिंह, उसके समय युद्ध में चांदी के गोले दागे गए, और वो शासक शिव सिंह, और जो किला था वो था चूरू का किला। इसका मतलब यहां अपना जो उत्तर होने वाला है वो चूरू का किला। उन्होंने अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत की रक्षा के लिए जब गोले बारूद समाप्त हो गए तो इन धातुओं से निर्मित, चांदी से निर्मित गोले बारूद है वो दागे गए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, और जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। इस दुर्ग को बख्तरबंद कहा गया। ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया? अबुल फजल। ये जो अबुल फजल है, इनके कथन राजस्थान के 2-3 दुर्गों के बारे में जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पे इनके कथन आते हैं कि अबुल फजल ने कौन से दुर्ग के बारे में क्या कहा। सबसे पहला कि ये दुर्ग नंगे हैं बाकी सब, लेकिन ये एक दुर्ग बख्तरबंद है। ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया? इसमें देखो, नंबर 1 रणथंभौर, नंबर 2 चित्तौड़, नंबर 3 मेहरानगढ़, और नंबर 4 आमेर। रणथंभौर का दुर्ग सवाईमाधोपुर में है, और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का है, और आमेर दुर्ग ये जयपुर का है। इसमें ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके बारे में अबुल फजल का ये कथन है कि ये दुर्ग बख्तरबंद है? इसका जो उत्तर है वो है रणथंभौर। रणथंभौर का जो किला है इस दुर्ग को बख्तरबंद कहा गया है। लेकिन अबुल फजल ने और किस दुर्ग के बारे में कहा? राजस्थान का एक प्रसिद्ध दुर्ग जो कि कुंभलगढ़ है, और कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता महाराणा कुंभा, और ये कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो राजसमंद जिले में अवस्थित है। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने ये कहा कि कुंभलगढ़ का दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। अगर कोई आदमी ऊपर होकर के इस दुर्ग को देखे तो उस आदमी की पगड़ी भी गिर जाती है। ये भी कथन अबुल फजल का है, लेकिन यहाँ कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में है। तो याद रखना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के 2 वक्तव्य, 2 कथन अपने अबुल फजल के, उसमें एक तो कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित है और एक रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग से संबंध में इन्होंने ये कहा है कि ये दुर्ग है वो बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे। लेकिन दूसरा कथन इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है
कि ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, तो वो इन्होंने कहा है कुंभलगढ़ दुर्ग के संबंध में। ये अबुल फजल। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवार विलास निम्न में से किस दुर्ग में अवस्थित है। ये जो विलास, ये अपने कटाई और जड़ाई सत्र की बात की इन्होंने कि सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवार विलास। यहां से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जवार विलास, जवार सिंह शासक रहे हैं जैसलमेर के, तो जवार विलास, गज विलास और सर्वोत्तम विलास ये किस दुर्ग से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन है बाला किला, और जो बाला किला है वो अलवर का है। नंबर 2 पे मैं बात करूं तो जालोर का दुर्ग, नंबर 3 मेहरानगढ़ जोधपुर और नंबर 4 सोनारगढ़। तो यहां जो ये सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवार विलास ये अवस्थित है, तो यहां अपना उत्तर है सोनारगढ़, और ये सोनारगढ़ का जो किला है वो जैसलमेर है। इस जैसलमेर के किले को स्वर्णगिरी भी कहा जाता है, और एक दुर्ग जालोर का है, उसको कहा जाता है सुवर्णगिरी। जालोर का किला, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं कि प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने निर्माण करवाया, और इस दुर्ग को सुवर्णगिरी। जैसलमेर का जो दुर्ग है वो पीले पत्थरों से निर्मित है, और वो पीले पत्थर ऐसे लग रहे हैं जैसे वो दुर्ग सोने का बना हो, और उस कारण इसको स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। जबकि जो जालोर का किला है वो शुकड़ी नदी के किनारे है, और इसको सुवर्णगिरी कहा जाता है। ये इसमें फर्क है। प्रश्न आता है स्वर्णगिरी और सुवर्णगिरी में क्या फर्क है, तो ये इन दो दुर्गों के अलग अलग नाम है। आगे बढ़े, और अगला अपना प्रश्न है कि गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक ये नाम क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक है, ये किन के नाम है। इसमें ऑप्शन है कि मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूलीकरों के नाम, नंबर 2 पे है मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, और मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम। यहां जो ठीक उत्तर होगा, राइट उत्तर होगा, वो जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। जोधपुर दुर्ग की तोप। इसके अलावा जोधपुर दुर्ग की अगर मैं और तोपों की बात करूं तो उसमें देखें, एक है आपकी शंभू बाण, एक है किलकिला, और एक है आपकी धूड़धानी। ये जो तोपें हैं वो भी जोधपुर दुर्ग की है। अब राजस्थान में और भी कुछ दुर्ग है, वहां की कौन कौन सी तोपें हैं। एक प्रसिद्ध तोप है गर्भ गुंजन तोप, ये जो गर्भ गुंजन जो तोप है वो है तारागढ़ बूंदी की। राजस्थान के 2 दुर्ग है तारागढ़ नाम से, एक तारागढ़ अजमेर और एक तारागढ़ बूंदी। ये जो गर्भ गुंजन तोप है ये तारागढ़ बूंदी, यहां की तोप है। एक बड़ी प्रसिद्ध तोप है हुनहुंकार, और हुनहुंकार जो तोप है वो शेरगढ़, धौलपुर। तो इन तोपों के अलावा आपको गर्भ गुंजन तोप जो तारागढ़ बूंदी की है और हुनहुंकार तोप, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। और एक राजस्थान की प्रसिद्ध तोप जिसके बारे में आगे अपन जिक्र करेंगे, और उसका नाम है जयबाण। जयबाण तोप जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है, और ये जयगढ़ दुर्ग जयपुर उसमें अपन इसका है वो आगे जब जयगढ़ का जिक्र करेंगे उसमें जयबाण का, और जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप। आगे बढ़े, और अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, कि इसमें जो दे रखा है ये प्रश्न बड़ा अच्छा है।
इस टाइप के प्रश्न वर्तमान में जो प्रश्नों के जो टाइप है, जिस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं उसमें ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। उसमें देखें आप, आमेर का किला जयपुर, तारागढ़ अजमेर, गागरोन झालावाड़ और मेहरानगढ़ जोधपुर। इसके सामने मिलान का प्रश्न दे रखा है। एक दरगाह मिलान साहब, एक दरगाह मीठे साहब, एक शिला देवी मंदिर और एक चामुंडा माता मंदिर। इनका मिलान करना है कि कौन सा आमेर के किले से संबंधित कौन सा है, तारागढ़ अजमेर से संबंधित कौन सा है, गागरोन झालावाड़ से संबंधित कौन सा है, मेहरानगढ़ जोधपुर से संबंधित कौन सा है। तो एक बार मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं, उसके बाद अपने आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे कि इस प्रश्न में पहले में 1 का 3 आएगा, 1 का 2 आएगा, 1 का 4 आएगा, कैसे आएगा। मैं बात करूं, यहां लिखा है मीरान साहब की दरगाह। मीरान साहब की जो दरगाह है वो तारागढ़ अजमेर में है। ये याद कैसे करनी है, मैं आपको मीरान साहब की दरगाह के साथ एक और मजार याद करवाऊंगा, वो भी बड़े अच्छे तरीके से। तो मीरान साहब की दरगाह आपने कहा कि ये तारागढ़ अजमेर में है। अब तारागढ़ अजमेर में मीरान साहब की दरगाह, इसको याद कैसे करना है। इसको याद करने का मेरे पास एक आधार है कि तारा मीरा घोड़ा, तारा मीरा और घोड़ा, इसका मतलब तारा से तो हो जाएगा आपका तारागढ़, मीरा से हो गया मीरान साहब की दरगाह, और घोड़ा राजस्थान में एकमात्र घोड़े की मजार। ध्यान दे, राजस्थान में एकमात्र घोड़े की मजार जो कि तारागढ़ अजमेर में है। तो मीरान साहब की दरगाह याद हो गई और घोड़े की मजार भी याद हो गई, तारागढ़ अजमेर। नंबर 2, मीठे शाह की दरगाह। संत मीठे शाह की दरगाह है वो गागरोन का जो किला है वहां मीठे शाह की दरगाह बनी हुई है। एक है शिला देवी मंदिर आमेर जयपुर, और नंबर 4 चामुंडा माता मंदिर। चामुंडा माता का जो मंदिर है वो जोधपुर दुर्ग में बना हुआ है। 2008 के अंदर 2008 में एक दुखांती का नाम आया था, वो थी मेहरानगढ़ दुखांती का। इसका मतलब यहाँ नवरात्रों में मेला लग रहा था जोधपुर दुर्ग में चामुंडा माता के मंदिर में, और वहां पर सुबह सुबह भगदड़ के कारण काफी लोग हैं वो इसमें काफी लोगों की जाने गई थी। एक फिर यहाँ आयोग बिठाया गया था, उस आयोग का नाम था जसराज चोपड़ा आयोग, और उसने इसकी तहकीकात की, और ये जो चामुंडा माता मंदिर है ये जोधपुर में बना हुआ है। अब देखो, अब आप इसको अच्छे से वो मिला सकते हो। नंबर 1 पे देखो आमेर का किला, और यहाँ शिला देवी मंदिर आमेर जयपुर में है। इसका मतलब 1 का क्या आएगा, 3 आएगा, लेकिन 2 ऐसे हैं जिनमें 1 का 3 दे रखा है। या ऐसे नहीं करना है कि जैसे 1 का 3 देखा और पहले पे टिक कर दिया, और जब घर गए तो पता चला कि दूसरे ऑप्शन में भी 1 में 3 था। अब 1 में 3 है तो इन दोनों में आगे बढ़ो। उसके बाद भी तारागढ़ अजमेर, और तारागढ़ अजमेर में मीरान साहब की दरगाह, इसका मतलब बी में 1 होना चाहिए। 1 में 3 और बी में 1, और ऐसा कहीं है और कहीं नहीं है। दूसरा पहला 1 नंबर तक सिमिलियर था लेकिन उसके बाद नहीं है, इसका मतलब बी में 1। फिर देखो सी गागरोन, और गागरोन में अपन ने क्या पढ़ा, संत मीठे शाह की दरगाह है, तो ये सी में 2। इसके बाद ए में 3, बी में 1, सी में 2, फिर डी में 4 मेहरानगढ़ जोधपुर, और जहां पर चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। इसका मतलब अपना 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जिसमें 1 में 3 है क्योंकि 1 में आमेर का किला जयपुर जहाँ पे शिला देवी मंदिर है, बी में 1 है तारागढ़ अजमेर में मीरान साहब की दरगाह है, घोड़े की मजार है, और सी गागरोन झालावाड़ का मीठे शाह की दरगाह है, और 4 मेहरानगढ़ जोधपुर जहां पर चामुंडा माता का मंदिर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, और अगला प्रश्न है कि निम्न स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले या दुर्गों के नाम में कौन सा युग्म सही है। कौन सा युग्म सही है वो आपको पहचानना है। इसमें देखें, एक जैसलमेर का किला, उसको क्या मेहरानगढ़ कहा जाता है। नंबर 2 जोधपुर का किला, इसे क्या जूनागढ़ के नाम से कहा जाता है। शेरगढ़ का किला, इसको कोसवर्धन कहा जाता है। बीकानेर का किला, इसे सोनारगढ़ कहा जाता है। अब ये कहा जाता है या नहीं जाता है, ये आपको इसमें से चूज करना है कि इसमें से कौन सा एक युग्म है या कौन सा एक ऑप्शन है जो कि सही लिखा है।
मैं बात करूं जैसे नंबर 1 पे इन्होंने कहा जैसलमेर का किला, और जैसलमेर के किले की अभी अपन ने पीछे बात की कि जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ का किला कहा जाता है, और सोनारगढ़ के अलावा इसको सुवर्णगिरी भी कहा जाता है, सुवर्णगिरी। नंबर 2, इसका मतलब जैसलमेर के किले को मेहरानगढ़ का किला नहीं कहा जाता, ये गलत है, एक ये गलत। नंबर 2, जोधपुर का दुर्ग, और जोधपुर के दुर्ग की अभी पीछे वाले प्रश्न में बात की कि जो जोधपुर का जो दुर्ग है उस दुर्ग को मेहरानगढ़ कहा जाता है, मेहरानगढ़। इसका मतलब ये बात भी गलत है। नंबर 3, शेरगढ़, जिसको कोसवर्धनगढ़ भी कहा जाता है, ये बात सही है। नंबर 4, बीकानेर को सोनारगढ़, अपन ने अभी जाना कि सोनारगढ़ जैसलमेर के किले को कहा जाता है, इसका मतलब बीकानेर को सोनारगढ़ नहीं कहा जाएगा। यह पूछा है कि कौन सा युग्म सही है, तो अपना उत्तर होगा शेरगढ़। इस शेरगढ़ को कोसवर्धन भी कहा जाता है, ये बात सही है। और बाकी जो नाम लिखे हैं और आप लोग पढ़ चुके हैं कि बीकानेर का जो दुर्ग जिक्र किया पारिक दुर्ग की श्रेणी में कि एक लोहागढ़ वो भरतपुर का है, जबकि जूनागढ़ है वो कहाँ का है, बीकानेर का है। जूनागढ़ दुर्ग है वो बीकानेर का है। इसका मतलब नंबर 3 शेरगढ़ है वो कोसवर्धन वाला सही है, बाकी जो दे रखे हैं वो गलत है, क्योंकि मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के दुर्ग का नाम है, जूनागढ़ नाम है वो बीकानेर के दुर्ग का है, जबकि सोनारगढ़ है वो जैसलमेर के का नाम। इस बात का ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करें कि सही सुमेलित नहीं है, प्रश्न को पढ़ना है, नहीं पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है। अब कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें देखो, एक सज्जनगढ़ जो कि उदयपुर, नाहरगढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर, लोहागढ़ भरतपुर, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, इसके बारे में पूछा है। पहला देखो, सज्जनगढ़ उदयपुर एकदम सही है। नंबर 2 नाहरगढ़ है, और नाहरगढ़ दुर्ग अजमेर में नहीं है, जो कि जयपुर में है। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में बना हुआ है, और इस नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। और इस नाहरगढ़ दुर्ग जो जयपुर में है, इसकी और विशेषता है कि एक यहाँ का शासक हुआ माधो सिंह, और माधो सिंह ने अपनी नवपासवानों के लिए, माधो सिंह ने अपनी नवपासवानों के लिए एक जैसे नव महल बनाए, एक जैसे नव महल बनाने वाले माधो सिंह थे, जिनका संबंध नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर से था। और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, ये भी बात सही है, और लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, ये भी बात सही है। इसका मतलब यहाँ जो सुमेलित नहीं है वो है आपका नाहरगढ़, क्योंकि नाहरगढ़ अजमेर में नहीं है, नाहरगढ़ जयपुर में। आगे बढ़े, और अगला प्रश्न है कि ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है या अवस्थित है। ईगल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है। अब एक है जयगढ़ जो कि जयपुर का है, और चित्तौड़गढ़, और सोनारगढ़, और मांडलगढ़, इनमें से कौन सा किला जो ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका जो उत्तर है वो जयगढ़ का किला, और अपन जानते हैं कि जयगढ़ का किला जयपुर में बना हुआ है, और जयगढ़ के किले में ही जयबाण तोप रखी हुई है। पीछे अपन ने जिक्र किया, जब जोधपुर दुर्ग से संबंधित कुछ तोपें आई तो वो बात की कि जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जो कि जयगढ़ दुर्ग में, जयपुर के दुर्ग में रखी हुई है। इसके अलावा जयगढ़ जो दुर्ग है, इसको कछवाओं का खजाना जिस दुर्ग में था, वो भी दुर्ग कौन सा है, जयगढ़ दुर्ग है। यानी कछवा जो जयपुर का राजवंश है, उस कछवा राजवंश का जो खजाना था वो भी इस जयगढ़ दुर्ग में था। आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई, लेकिन यहाँ पे मिला कुछ नहीं। इन्होंने यहाँ
जयगढ़ के अंदर खुदाई करवाने का काम किया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह कछवा राजवंश का खजाना था। तो ये था जयगढ़। इसके अलावा जो पहाड़ी की बात आई, अपन ने बात की राजस्थान का चित्तौड़गढ़, और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो मेसा के पठार पर बना हुआ है, मेसा का पठार। चित्तौड़ दुर्ग दो नदियों के संगम, जो पास की जो दो नदियां हैं उसमें एक है गंभीरी और बेड़च, गंभीरी व बेड़च नदी। अब देखें, चित्तौड़ का किला मेसा के पठार पे बना हुआ है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार, जो कि सिरोही जिले में, यह है मेसा का पठार। ये 720, और एक अपने बात की उड़िया का पठार 1360, और नंबर 2 आबू का पठार। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है, और यहां जो अपन जिक्र कर रहे हैं वो चित्तौड़ का किला मेसा के पठार पे बना हुआ है, और ईगल की पहाड़ी पे ये जयगढ़ का दुर्ग बना हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े हैं, तो अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? अलाउद्दीन खिलजी जो कि प्रमुख आक्रांता था। अलाउद्दीन खिलजी एक खिलजी वंश का शासक था, जो कि 1296 से लेकर 1316 तक शासन करता है, और उसके बीच के शासन काल में राजस्थान की कुछ रियासतें जहां पे वो आक्रमण करेगा। कौन कौन सी रियासत पे उन्होंने आक्रमण किया और कब कब किया, उसका जिक्र भी करेंगे। अब देखो कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा। इसका मतलब वो सिवाना किले पे आक्रमण कर रहा है, और आक्रमण करने के बाद उस किले को जब जीतेगा उसके बाद उसका कुछ नाम रखेगा। इसका ये सिस्टम था, जहां पे भी गया, जिस दुर्ग को जीता, जीतने के बाद वहां पर किसी अपने और अपने पुत्र या अन्य लोगों के नाम पर उन्होंने नाम रखे। इसमें देखो कि सिवाना किले का नाम क्या रखा, एक सुल्तानपुर, एक खेराबाद, एक फिरोजाबाद और एक खिजराबाद। इसमें से अपने को सिलेक्ट करना है कि सिवाना किले का नाम इन्होंने क्या रखा। यहां पर जो उत्तर बन रहा है वो खेराबाद, सिवाना किले का नाम इन्होंने खेराबाद रखा। अब देखो बाकी बात करें, आप लोग ये जानते हो, अभी अपन ने पीछे बात भी करी कि राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 में होता है, और वो होता है रणथंभौर में। फिर नंबर दो पे मैं बात करूं तो वो 1303, और 1303 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है चित्तौड़ पे। फिर अपन ने जाना कि 1308, और 1308 में ये आक्रमण करता है सिवाना पे। फिर 1311, और 1311 में जो आक्रमण करते हैं वो है जालोर पे। यहां से मैं कोशिश करूंगा कि आपको राजस्थान के जितने शाखे हैं और अलाउद्दीन खिलजी ने क्रमशः किस वर्ष आक्रमण किया और किस रियासत पर किया और उसका नाम क्या रखा। अब देखो 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़, 1308 में सिवाना और 1311 में जालौर। इससे पहले 1305 में भी जालौर पे होता है, लेकिन उसके बाद 1311। अब 1303 में जब इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और चित्तौड़ के उस समय शासक थे रावल रत्न सिंह, और ऐसा माना जाता है, एक ग्रंथ है पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का, और उन्होंने और कुछ और इतिहासकारों ने जिक्र किया है कि रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी, जिसको प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। वैसे अगर मैं अलाउद्दीन के आक्रमण की बात करूं तो अलाउद्दीन के ज्यादातर जो आक्रमण हुए वो साम्राज्यवादी नीति के तहत हुए, कि ये एक साम्राज्यवादी शासक था और इसका मकसद था कि रियासत को जीतो और उस पर अपना शासन स्थापित करो। लेकिन यह चित्तौड़ में जो 1303 में आक्रमण होता है, उसका ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि उसका मकसद पद्मिनी को प्राप्त करना था।
तो रावल रतन सिंह शासक थे और पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए 1303 में जब आक्रमण किया और इस पर विजय हासिल की तो इसका इन्होंने नाम रखा खिजराबाद। उसके बाद 1308 सिवाना, शीतल देव वहां के शासक थे और उस समय जब आक्रमण हुआ और उसके बाद जब इस दुर्ग को जीता तो उन्होंने सिवाना का नाम खेराबाद रखा। फिर 1311 में जब जालोर पे आक्रमण किया तो जालोर का शासक कानर देव था, वीरम देव और कानर देव चौहान, और यहां जालोर जीतने के बाद इसका नाम रखा जलालाबाद। ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिए गए नाम थे। तो यहां पूछा गया था कि सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा, तो यह अपना उत्तर है खेराबाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़े हैं। तो अगला प्रश्न है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे। राजस्थान का एक प्रसिद्ध दुर्ग कुंभलगढ़, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, और ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इससे संबंधित एक यहाँ स्थान आता है कटारगढ़। महाराणा कुंभा का निजी आवास है कटारगढ़, जिसको मेवाड़ की आहट कहा जाता है। मेवाड़ की आंख। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक अवस्थिति की बात करूं तो एक मामा देव कुंड, और झाली रानी का मालिया। मामा देव कुंड और झाली रानी का जो मालिया है वो अवस्थित है इस कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग की प्रमुख शिल्पी कौन है और शिल्पी के बारे में इन्होंने पूछा है। तो यहाँ अपना उत्तर 4 ऑप्शन है, केशवदत्त, चितवन, हेमचंद्र और मंडन। यहाँ अपना जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो होगा मंडन। ये मंडन, ये प्रश्न 1000 बार पूछा गया है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था। तो यहाँ अपना जो उत्तर बनेगा वो मंडन, कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े और अगला अपना प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर अवस्थित है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ पूछा, ये नहीं पूछा विजय स्तंभ कहां अवस्थित है। विजय स्तंभ की मैं बात करूं, सिर्फ अगर विजय स्तंभ की बात करें तो आप लोग भली बातें जानते हो कि ये जो विजय स्तंभ है इसका संबंध कुंभलगढ़ दुर्ग से और महाराणा कुंभा से, क्योंकि अपन जानते हैं कि मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। लेकिन इन्होंने पूछा है कि प्रथम विजय स्तंभ कहां पे है। प्रथम विजय स्तंभ बयाना भरतपुर में। एक गुप्त शासक हुआ समुद्रगुप्त। गुप्त शासक समुद्रगुप्त, जिन्होंने बयाना भरतपुर के अंदर प्रथम विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि प्रथम विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ पूछे तो उत्तर आप अलग होगा, लेकिन प्रथम विजय स्तंभ पूछे तो अपना उत्तर होगा बयाना दुर्ग भरतपुर। इसके बाद तो ये राजस्थान की स्थापत्य कला का जो प्रथम टॉपिक था, और प्रथम टॉपिक राजस्थान के दुर्ग, और राजस्थान की स्थापत्य कला में दुर्ग से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में आए हुए थे और आपकी बीएसटीसी की जो परीक्षा है उसके लिए रामबाण साबित होंगे। और जो डिस्क्रिप्शन अपना चर्चा करी है, इनके अलावा कि कौन सा दुर्ग कहाँ स्थित है और कौन कौन से साके हुए, किस वर्ष हुए और किस पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, उस दुर्ग की क्या विशेषता है, इसके बारे में अपन ने विस्तृत व्याख्या करी। तो आप लोगों को ये अच्छा लगे और तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें इनसाइड एकेडमी को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आप इस पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए काम की है, अच्छी है, तो आप अच्छे से कमेंट जरूर करें, ताकि हम उस कमेंट को देख करके हमारी जो क्लास है उसको अपन अच्छे से आगे से जारी रखें। धन्यवाद।